नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में चलेंगे जब प्राचीन भारत में सत्ता का एक जबरदस्त खेल चल रहा था। ये कहानी है भारत के पहले महान राज्यों की, उनके आपसी टकराव की और कैसे इस टकराव से एक विशाल साम्राज्य का जन्म हुआ। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। आखिर सत्ता बनती कैसे है? कैसे एक छोटा सा इलाका एक विशाल साम्राज्य की शक्ल ले लेता है? तो इसका जवाब छिपा है एक प्राचीन महासंग्राम में। जरा सोचिए, 16 ताकतवर राज्य और सब के सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। बस यही है हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 2600 साल पीछे। चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, एक ऐसे वक्त में जब भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा था। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। पहले वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक जगह पर बसना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। और फिर आया लगभग 600 ईसा पूर्व का वो दौर जब एक बहुत बड़ा बदलाव आया। छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों में बदलने लगी और कबीले राज्यों में। इतिहासकार इसी को दूसरा शहरीकरण कहते हैं। और इसी दौर में, इसी उथल-पुथल के बीच सामने आए इस महासंग्राम के असली खिलाड़ी, यानी महाजनपद। ये थे भारत के पहले बड़े और संगठित राज्य। अच्छा, महाजनपद से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, जनपद। जन मतलब लोग या कबीला और पद मतलब पैर। तो जनपद का सीधा सा मतलब हुआ वो इलाका जहां किसी कबीले ने आके अपने पैर जमा लिए, यानी वो बस गए। ये छोटे छोटे कबीलाई इलाके थे, समझिए। और फिर यहां से खेल बड़ा हो गया जब कुछ ताकतवर जनपदों ने अपने आसपास के छोटे जनपदों को जीतना शुरू कर दिया या उन्हें अपने में मिला लिया, तो वे बन गए महाजनपद, यानी महान राज्य। ये आकार में बहुत बड़े थे, ज्यादा संगठित और जाहिर है कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। और ये कोई एक दो राज्य नहीं थे। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बिहार तक और यहां तक कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे तक फैले हुए थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक अखिल भारतीय घटना थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि इन सभी राज्यों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा नहीं था। उस वक्त शासन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग विचार आपस में टकरा रहे थे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की भी लड़ाई थी। आप इस दौर को एक तरह की पॉलिटिकल लैब या राजनीतिक प्रयोगशाला समझ सकते हैं। एक तरफ एक आदमी का शासन था, तो दूसरी तरफ मिलकर शासन चलाने का आइडिया था। प्राचीन दुनिया में ये एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प स्थिति थी। चलिए इन दोनों तरीकों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां एक राजा होता था और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था, यानी सत्ता विरासत में मिलती थी। मगध, कोसल, अवंती जैसे ताकतवर राज्य राजतंत्र ही थे। दूसरी तरफ थे गणसंघ या कह लीजिए गणराज्य। यहां कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि एक सभा मिलकर शासन चलाती थी, जिसमें बड़े बड़े कुलों के प्रमुख शामिल होते थे। वज्जी और मल्ल इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस महासंग्राम का विजेता कौन बना? राजतंत्र और गणराज्य की इस टक्कर में आखिर बाजी किसने मारी? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ रही है, जहां एक राज्य बाकी सब पर भारी पड़ने वाला था। 16 दावेदार थे, 2 अलग अलग सिस्टम थे। तो आखिर वो कौन था जो इस होड़ को जीतकर एक साम्राज्य की नींव रखने वाला था? क्या वो कोई गणराज्य होगा या फिर एक ताकतवर राजतंत्र? और जवाब है एक राजतंत्र, और उस राजतंत्र का नाम था मगध। मगध के पास कामयाबी का एक ऐसा अचूक नुस्खा था, एक ऐसा फॉर्मूला था जो किसी और के पास नहीं था, और इसी ने उसे इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो मगध की इस सफलता का राज क्या था? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में देखते हैं। पहला, उनके पास था लोहा। जी हां, आज के झारखंड के पास होने की वजह से उन्हें लोहे के भंडार मिले, जिससे उन्होंने जबरदस्त हथियार और खेती के औजार बनाए। दूसरा, जमीन, गंगा का उपजाऊ मैदान, जिसका मतलब था कि उनके पास अनाज की कोई कमी नहीं थी। तीसरा, पैसा। मगध बहुत जरूरी व्यापारिक रास्तों पर पड़ता था, जिससे उसे टैक्स के रूप में खूब दौलत मिलती थी। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, वो थे उनके राजा, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी शासक। बस इन 4 चीजों ने मिलकर मगध को अजेय बना दिया। मगध की जीत के साथ ही महाजनपदों का ये दौर खत्म हो गया।
लेकिन इस युग ने भारतीय इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये दौर सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का नहीं था। इसी दौर ने भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। दुनिया में लोकतंत्र और गणराज्य के जो शुरुआती विचार थे, वो यहीं पनप रहे थे। इसी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने अपने दर्शन दिए, जिनसे बौद्ध और जैन धर्म निकले। और सबसे बड़ी बात, यही वो मोड़ था जब भारत कबीलों के समाज से निकलकर बड़े-बड़े राज्यों वाली दुनिया में कदम रख रहा था। संक्षेप में कहें तो ये बात बिल्कुल सटीक है। महाजनपद असल में वो स्टेज था जिस पर भारतीय इतिहास के अगले बड़े अध्याय यानी साम्राज्यों के युग की कहानी लिखी जानी थी। ये वो बुनियाद थी जिस पर आने वाले समय की भव्य इमारत खड़ी हुई। तो ये सफर हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर उस महासंग्राम को मगध ने नहीं बल्कि वज्जी जैसे किसी गणसंघ ने जीता होता, तो आज भारत का राजनीतिक इतिहास, उसका भविष्य कैसा होता? ये एक ऐसी बात है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।